ठीक है, इस वाले वीडियो में तुम्हें लॉजिकल कनेक्टिव्स पढ़ने हैं। पांच तरह के लॉजिकल कनेक्टिव्स होते हैं। बेसिकली दो सिंपल मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स को जोड़ते हुए तुम कंपाउंड स्टेटमेंट बना सकते हो इनकी मदद से। ठीक, कंपाउंड स्टेटमेंट्स कैन बी मेड from simple statements विद द हेल्प ऑफ लॉजिकल कनेक्टिव्स। ठीक, जैसे कि मान लेते हैं तुम्हारे पास एक लॉजिकल कनेक्टिव का, जैसे मैं एग्जांपल अगर लेता हूँ एंड। ठीक है, मतलब एंड का मतलब तुम अगर सेट से अगर तुम्हारा वास्ता है तो सेट से अगर तुम्हारा वास्ता है, ठीक है, तो इसे तुम ऐसे समझ सकते हो। लेट से तुम्हारे पास एक स्टेटमेंट है, सिंपल स्टेटमेंट, एक दूसरा सिंपल स्टेटमेंट है, तो ये चीज़ बेसिकली ये रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, जो सिंबल है ना, ये ऐसा वाला, ये वाला जो सिंबल है, ये दोनों कंडीशंस पी और क्यू जब साइमल्टेनियसली मीट कर रही होंगी तब इस चीज़ को ये दर्शाएगा। समझे? मतलब पी वाली कंडीशन भी हो रही होगी और साथ ही साथ क्यू वाली कंडीशन भी जब ट्रू हो रही होगी साइमल्टेनियसली। ऐसा नहीं कि एक हो गया तो भी चल जाएगा, ऐसा नहीं। उसमें पी और क्यू दोनों कंडीशंस जब साइमल्टेनियसली ट्रू हो रही होंगी तब हम कहते हैं पी एंड क्यू, ऐसा समझे? तो ये होता है कंजंक्शन भी कहते हैं इसे, मीन्स बोथ कंडीशंस for P and Q are being met simultaneously। ठीक, ये चीज़ है बेसिकली P एंड Q। जैसे अगर मैं ऐसा कहता हूँ, लेट्स से P है मेरे पास x इज़ लेस देन 3, Q एक मेरे पास सिंपल सा मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, x इज़ ग्रेटर देन 1। तो P एंड Q क्या रिप्रेजेंट करेगा? दिस रिप्रेजेंट्स व्हाट? ये एक नया स्टेटमेंट है। दिस इज़ अ कंपाउंड स्टेटमेंट। ठीक है, दिख रहा है? दिस इज़ अ कंपाउंड स्टेटमेंट, है ना। जो ये था सिंपल, तो ये था सिंपल, अब कैसा है? P एंड Q इज़ अ कंपाउंड स्टेटमेंट, और वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? वो ये रिप्रेजेंट करेगा कि x 1 से बड़ा है और 3 से छोटा है। ठीक, लेट्स से यहाँ पर लिख देते हैं x बिलोंग्स टू, लेट्स से नेचुरल नंबर्स। ठीक, इसके सॉल्यूशन सेट में क्या चीज़ें आएंगी उससे अपने को कोई मतलब नहीं है ना। बट P एंड Q, अब ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट, ये कंपाउंड स्टेटमेंट है। ठीक, दिस इज़ अ कंपाउंड स्टेटमेंट। इसमें दो सिंपल स्टेटमेंट्स मिले हुए हैं। ठीक है, दो सिंपल स्टेटमेंट से मिलकर बनाया ये कंपाउंड स्टेटमेंट। ठीक है बात? अच्छा, तो इसी तरह के, है ना, ये जैसे सिंपल तुमने पहला वाला कंजंक्शन तो ये पढ़ ही लिया है। ठीक, इसे कंजंक्शन कहते हैं, एंड बोलो या फिर कंजंक्शन बोलो, एक ही बात है। तो जब कभी भी तुम्हें दो सिंपल स्टेटमेंट्स को इस तरह से जोड़ना हो, सिंपल या फिर कंपाउंड स्टेटमेंट्स को भी तुम जोड़ सकते हो, समझे? जैसे कि अगर मान लेते हैं ये चीज़ कुछ लिखी हुई है, जैसे लेट्स से P है, Q और R, ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा? मान लेते हैं कुछ कंडीशंस हैं जो P ने कही, कुछ कंडीशंस है जो Q ने कही, कुछ कंडीशंस है जो R ने कही। ये लेट्स से है P, दिस इज़ Q, दिस इज़ R, ऐसा। तो P इंटरसेक्शन कहूँ, कंजंक्शन कहूँ, एक ही बात है, या फिर एंड कहूँ, एक ही बात है। ये वाला जो जोन है, ये वाली जो कंडीशंस, ये वाला जो सेट है मेरे पास, वो रिप्रेजेंट करेगा P
एंड क्यू एंड आर को, ठीक है। ये चीज़ बताती है मुझे कंडीशंस फॉर पी क्यू एंड आर बीइंग साइमल्टेनियसली सेटिस्फाइड, ठीक। अच्छा, तो ये होता है लॉजिकल कनेक्टिव। स्टेटमेंट्स जो कि कनेक्टेड होते हैं, बायोलॉजिकल कनेक्टिव्स आर कंपाउंड स्टेटमेंट्स। बेसिकली कंपाउंड स्टेटमेंट्स अलग अलग तरीके के क्रिएट किए जा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लॉजिकल कनेक्टिव्स। तो इसमें पहला वाला जो कंजंक्शन है वो तो तुमने पढ़ ही लिया है, ये हो गया कंजंक्शन। ठीक, इसको एंड भी कहते हैं, इंटरसेक्शन भी कहते हैं, ठीक। अच्छा, तो जैसे अगर मैं पी क्यू, ये दो स्टेटमेंट्स हैं मेरे पास, और पी एंड क्यू के ट्रूथ वैल्यू की अगर बातचीत कर रहा हूँ, तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने बनेंगे, यहाँ देखो। ठीक है, इसमें ध्यान रखना, अगर दोनों ट्रू होंगे तो ही कैसा पी एंड क्यू ट्रू रहेगा तुम्हारे पास, ये बात ध्यान में रखो, ठीक। जैसे ये जो ऑपरेटर है इसमें मल्टीप्लिकेशन वाली एबिलिटी है, समझे। जैसे खुद कॉमन सेंस से सोचो, अगर P ट्रू है और Q भी ट्रू है, मतलब P भी सही है और Q भी सही है, तभी दोनों का जब तुम इंटरसेक्शन लोगे तो तुम्हें सही चीज़ मिलेगी। मतलब इंटरसेक्शन मतलब जैसे इसको तुम ऐसे समझो, P हो रहा है, Q भी हो रहा है, तभी तो तुम ये कहोगे ना कि P और Q दोनों साइमल्टेनियसली एक साथ हो रहे हैं, ठीक है। P is happening as well as Q is happening, only then you can say that P and Q both are happening simultaneously। दोनों में अगर एक भी चीज़ अगर नहीं हो पाई या दोनों ही नहीं अगर हो पाए, ठीक है, if any one of them or both of them are not happening, अगर मान लेते P नहीं हो पाया या फिर Q नहीं हो पाया या फिर P और Q दोनों अगर नहीं हो पाए, तो इन दैट केस P और Q साइमल्टेनियसली कैसे एक साथ होंगे, ठीक है। इट इज़ नेसेसरी for this to happen, any true, it is necessary that both P and Q must happen, that is both P and Q must be true, ठीक। अच्छा, तो ये चीज़ हो जाती है कुछ इस प्रकार। ठीक, तो इसका ट्रूथ टेबल भी तुम्हें याद रखना है। दिस बिहेव्स जस्ट लाइक मल्टीप्लिकेशन, जैसे कि यहाँ पर तुम देख पा रहे हो, अगर मैं इसको ऐसा लिखता हूँ, पी क्यू, पी एंड क्यू 1 0, इसको तुम ऐसा लिखो, समझे। बिहेवियर ऑफ पी एंड क्यू इज जस्ट लाइक मल्टीप्लिकेशन, सादा मल्टीप्लिकेशन, ठीक। तो 1.1 1 1
ठीक है, ऐसा है कुछ ये, ताकि तुम याद रख सको, इसका ट्रूथ टेबल याद रख सको, इसीलिए मैंने ये मल्टीप्लिकेशन वाली चीज़ बताई, और वो सही भी है। ठीक, अच्छा, इसमें इंग्लिश सेंटेंसेस या फिर मैं कहूँ इंग्लिश स्टेटमेंट्स, जो मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स इंग्लिश में लिखे होंगे, जब उसे तुम्हें कन्वर्ट करना होगा इनटू सिंबॉलिक फॉर्म, ठीक, जैसे अगर मैं तुमसे कहूँ, ये एक स्टेटमेंट है, कंसिडर करो, राम इज टॉल, बहुत ही सिंपल सा मैं उदाहरण ले रहा हूँ तुम्हारे सामने, राम इज हैंडसम, ठीक, तो या फिर मैं इसको ऐसा कह लेता हूँ, राम इज टॉल एंड हैंडसम, ठीक, ये एक स्टेटमेंट है, मान लेते हैं तुम्हारे पास, ये अंग्रेज़ी का एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है, ठीक, तो इसे जाहिर सी बात है तुम सिंपलर दो स्टेटमेंट्स में तोड़ चुके, ये एक, समझ गए, ये तो कंपाउंड स्टेटमेंट है ना, राम इज टॉल एंड हैंडसम, ठीक, तो इसका सिंबॉलिक फॉर्म तुम कैसे लिखोगे, देखो यहाँ पर, ऐसा कुछ, समझ गए, ठीक, इस प्रकार से लिखोगे, जहाँ कहीं भी तुम्हारे पास एंड आएगा ना, है ना, ये जहाँ कहीं भी तुम्हारे पास आए, समझ जाइयो ये वाली चीज़ है, ठीक, मतलब टॉल एंड हैंडसम दोनों एक साथ होना चाहिए उसे, ऐसा नहीं कि अगर टॉल है तो चल गया या फिर हैंडसम है तो चल गया, उसमें टॉल और हैंडसम दोनों साइमल्टेनियसली एक साथ है, ये चीज़ इंप्लाई करता है तुम्हारा एंड वाला लॉजिकल कनेक्टिव, समझे, कि दोनों चीज़ें एक साथ हो रही है, ठीक, अच्छा, तो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने के पहले कभी कभी मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स में कुछ अदर वर्ड्स भी एंड के अलावा इस्तेमाल में लिए जा सकते हैं, विच वुड इम्प्लाई द सेम थिंग, मतलब एंड की जगह पर तुम्हारे सामने ये चीज़ें भी आ सकती हैं, कौन कौन से, बट सबसे कॉमन, ठीक, येट, दो, स्टिल, और मोर ओवर, ठीक, ऐसा, ये सारे जो वर्ड्स हैं इन सब का मीनिंग एंड ही होगा, ठीक है, दिस इज़ द मोस्ट कॉमन ऑफ देम ऑल, ये तो मतलब बहुत बार इनकाउंटर किया मैंने, ठीक है, बात ध्यान रखोगे इस चीज़ को, दिस यू मस्ट रिमेंबर। अच्छा, इसके बाद आते हैं डिसजंक्शन पर, तो डिसजंक्शन को और भी कहा जाता है, दिस इज इट्स सिंबल, ठीक, तो और का मतलब होता है कि या तो ये हो जाए, पी हो जाए, या तो फिर क्यू हो जाए, ठीक, जैसे मेरे पास है पी और क्यू मीन्स आइदर पी शुड टेक प्लेस और Q takes place, ठीक, या तो P हो जाए या फिर, मतलब या फिर वाली सिचुएशन है वो, ठीक है, या तो P हो जाए या फिर Q हो जाए, ऐसा कुछ, तो जैसे अगर मेरे पास ऐसा कुछ लिखा है, सपोज P एक स्टेटमेंट है कि
2 इज़ ग्रेटर देन 3। दूसरा Q एक स्टेटमेंट है मेरे पास, लेट्स से 5 इज़ लेस देन 7, और दोनों का जो डिसजंक्शन होगा वो ऐसा होगा। ठीक है, ये कंपाउंड स्टेटमेंट है। तो ये कैसा बनेगा देखो, 2 इज़ ग्रेटर देन 3 और 5 इज़ लेस देन 7। तो अगर ये सिचुएशन ऐसी होती ना कि एंड वाला कनेक्टिव अपन यूज़ कर रहे होते तो ये चीज़ फॉल्स हो गई होती। जैसे अभी देखो यहाँ पर ये चीज़ तो अपने पास फॉल्स है, ये यहाँ पर ट्रू है। ओवरऑल क्या है ये, ओवरऑल ये ट्रू है। ठीक है, एज वन ऑफ द कंडीशंस इज ट्रू। ठीक, तो अगर एक भी कंडीशन दोनों में अगर ट्रू है या फिर दोनों ही ट्रू है तब तो अपने वारे न्यारे हैं, तो फिर ओवरऑल डिसजंक्शन भी जो होगा वो ट्रू होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। तुम खुद बोल कर देखो ना, 2 3 से बड़ा है या फिर 5 7 से छोटा है, तो ये बात बिल्कुल सही है। बोल कर देख लो, 2 3 से बड़ा है या फिर, मैं बोल रहा हूँ ना भैया, अभी अगर कोई गर्म होने लगा, अबे अबे कैसी बातें कर रहा है यार, 2 3 से बड़ा होता है क्या, अरे अरे यार, ऐसा अगर कोई बोल रहा है तो उसको तुम क्या बोलोगे, रुक जा, है ना, या फिर। ठीक है, ऐसा। तो अगर तुमने किसी को कुछ प्राइस बताया तो उसमें वो भड़कने लगा, तो फिर तुम कुछ अल्टरनेटिव उसी वक्त कि या फिर, है ना ऐसा भी कर लेते हैं। ठीक है, तो ये या फिर वाली जो सिचुएशन है ये रहता है तुम्हारा लॉजिकल कनेक्टिव और के द्वारा हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं इस चीज़ को। ठीक, तो उसमें मैं एक नोट डालकर तुम्हें लिखवा देता हूँ पहले। ये कैसा है, लेट्स से ये P है, ये Q है, तो P या फिर Q, तो वो वाला जो रीजन है दैट विल बी गिवन बाय दिस, मतलब P हो जाए या फिर Q हो जाए, ऐसा समझे। मतलब अगर कोई पॉइंट अगर तुमने मेरे शेडेड एरिया में अगर रखा तो या तो P में होगा या तो Q में होगा, एकदम सही बैठ गया ये। ठीक है, अच्छा, तो विजुअली ये चीज़ ऐसी दिखाई देगी। ठीक, अच्छा, डिसजंक्शन मैं ऐसा कह सकता हूँ कि यूनियन ऑफ सेट्स भी है। ठीक है, है ना, वेयर एज conjunction is their intersection। ठीक, अच्छा, अगर मैं ट्रूथ टेबल की बात करूं, इसमें कुछ अदर वर्ड्स वगैरह तो नहीं है, इसमें से सिंपली और ही चलेगा तुम्हारा। ठीक है, पी क्यू, पी और क्यू, इसको कैसे पढ़ेंगे, रेड एस पी और क्यू। ठीक, ऐसा, तो दिस इज फॉल्स ओनली इफ बोथ द कंडीशंस आर नॉट मेट। मतलब अगर मान लेते हैं दोनों में ही गड्ढे हो गए तब तो फिर क्या कर सकते हैं अपन। ठीक है, तो P और Q is true if at least one of them is true, false only when both P and Q are false। ठीक, तो यहाँ इसे ऐसा कर लेते हैं, तो सिर्फ इसमें फॉल्स रहेगा। ठीक है, बाकी तो सब ट्रू रहेगा क्योंकि एटलीस्ट एक ट्रू तो टपक ही रहा है।
तो द बिहेवियर ऑफ पी और क्यू इज सिमिलर टू एडिशन। ठीक है, तो ये ऐसा, ठीक। ज़ीरो तभी होगा जब दोनों ही ज़ीरो। ठीक है, कैसे आए? इसमें चौंकियों मत कि 1 + 1 = 1 कैसे हो गया। मतलब P हो रहा है और Q भी हो रहा है, तो इसमें ये कंडीशन तो जाहिर सी बात है। अगर कोई मुझसे ये स्टेटमेंट पूछेगा कि भाई P या फिर Q ऐसा, अब दोनों ही बढ़िया एकदम रिजल्ट दिए हैं, मान लेते हैं A ने भी अच्छा परफॉर्म किया और B ने भी अच्छा परफॉर्म किया, और कोई तुमसे अगर पूछता है कि A ने अच्छा परफॉर्म किया या फिर Q ने अच्छा परफॉर्म किया, तो इसका उत्तर क्या आएगा? ट्रू आएगा ना, क्योंकि भाई दोनों ही सही है, ट्रू है दोनों। तो दोनों में एक ने भी अच्छा अगर परफॉर्म किया रहता तो भी ट्रू हो जाता, क्योंकि बीच में या फिर वाला जो कनेक्टिव है वो जुड़ा हुआ है। ठीक, ऐसा। ठीक है, ये ध्यान रखिए, बिहेवियर इज सिमिलर टू एडिशन। ठीक है, अच्छा, इसमें कुछ और बात तो नहीं है बताने लायक। लेट्स से तुम्हारे सामने अगर एक स्टेटमेंट है, लेट्स से द सन शाइन्स और इट रेन्स। अच्छा, तो इसे मान लेते हैं हमें दो सिंपल स्टेटमेंट्स में ब्रेक करना है। ठीक है, दिस इज अ कंपाउंड स्टेटमेंट। तो इसे दो सिंपल स्टेटमेंट्स में हमें ब्रेक करना है। तो पहला तो हो गया ये, द सन शाइन्स। तो दूसरा हो गया इट रेन्स। ठीक, अभी सिंबॉलिक फॉर्म कैसे लिखो? ताबड़तोड़ ऐसा। लॉजिकल कनेक्टिव देखो, ये है, दिस इज द लॉजिकल कनेक्टिव, है ना। और ठीक, सिंबल क्या है इसका? ऐसा, उल्टा कप, सीधा कप, सॉरी। ठीक है, इसका कोई और दूसरा इंग्लिश वर्ड एक्चुअल में मुझे नहीं पता है, तो और ही एक्चुअल में अभी तक के जितने सवाल मैंने बनाए हैं उसमें सब में तो और ही दिखा मुझे। तो एंड और ये दो सबसे कॉमन तरीन, है ना, इस्तेमाल होने वाले सेंटेंसेस हैं। ठीक है, अच्छा, जैसे एंड और का अगर इस्तेमाल करते हुए अगर लेट्स से कुछ अगर तुम्हें क्रिएट करना हो, खैर ये सारे इस तरह के जो सवाल हैं वो नेक्स्ट वाले वीडियो में अपन ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बट जैसे तुम्हें मतलब यूज़ करते हुए आना चाहिए। जैसे मैं अगर तुम्हें बताऊं, जैसे पी एंड क्यू ऐसा लिखा है, मान लेते हैं ऐसा लिखा है, इसको पढ़ोगे कैसे? मतलब पी हो रहा है, क्यू भी हो रहा है। ठीक है, इसको पढ़ेंगे कैसे? पी एज वेल एज, है ना, एज वेल एज का भी वही मतलब रहता है। क्या मैंने लिखवाया कि नहीं लिखवाया? अच्छा, वो नहीं लिखवाया है, ठीक है। जैसे P और Q, P एंड Q और R, ऐसा, समझे? मतलब या तो ये हो जाए या फिर ये हो जाए, समझे? ऐसी वाली सिचुएशन है। खैर ये जब अपने सामने जब अंग्रेजी के
वाक्य जब लिखे रहेंगे तब अपन ये वाला काम करेंगे ना बढ़िया से, तो उस टाइम पे मेरे सामने जब सवाल रहेंगे तो उस टाइम पे मैं तुम्हें करके दिखाऊंगा ये। ठीक है, सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना ये एक स्किल है जो तुम्हें आनी चाहिए। ठीक, अपन तीसरे लॉजिकल कनेक्टिव की तरफ बढ़ते हैं जो कि है कंडीशनल। ये हो गया इम्प्लीकेशन। ठीक, इसका सिंबल हो जाएगा इम्प्लाइज दैट, या फिर जो कॉमनली यूज़ किया जाता है वो है ऐसा, ये भी यूज़ कर सकते हैं पर मैं तो वो सिंगल एरो ही यूज़ करता हूँ। अच्छा, उसका मतलब रहता है इफ़ या देन। समझ रहे हो? ये हो गया अजम्पशन, अजम्पशन वाला पार्ट। अजम्पशन वाला पार्ट समझे? और देन हो गया तुम्हारे पास रिजल्ट वाला पार्ट, रिजल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट, सम एक्सपेरिमेंट। ठीक, अच्छा इसमें कुछ बातें हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें हैं। अगर तुम किसी एक्सपेरिमेंट को किसी पर्पस के लिए, लेट्स से कोई भी एक्सपेरिमेंट बिना पर्पस के तो होता नहीं है, कुछ ना कुछ अपने दिमाग में होती है, खिचड़ी पकड़ी होती है कि भाई ये अचीव करना चाहते हैं हम, किसी ना किसी रिजल्ट को अचीव करने के लिए तुम कोई एक्सपेरिमेंट करते हो ना, तो उसमें इस बात को बहुत अच्छे से समझ लोगे कि अगर मैंने फॉल्स अजम्पशन के साथ, पहली बात तो अगर मैंने ट्रू अजम्पशन के साथ, मतलब अगर मेरा अजम्पशन सही है, अगर मेरा अजम्पशन ट्रू है ना, तो ट्रू अजम्पशन के साथ अगर मैंने कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया तो उसका रिजल्ट जो आएगा पक्का ट्रू आना चाहिए, वो फॉल्स नहीं आ सकता, ये पक्की बात है, इसमें कोई डाउट मत रखना। लेट्स से इफ द अजम्पशन ऑफ योर एक्सपेरिमेंट इज ट्रू देन इट्स रिजल्ट कांट बी अ फॉल्स वैल्यू, तो जो आउटपुट आएगा फॉल्स नहीं आ सकता। ठीक है, अच्छा अब देखो बात थोड़ा सा ट्रिकी ये है कि अगर तुमने फॉल्स अजम्पशन भी किया है तो जो रिजल्ट है, जो आउटपुट है, वो कैसा भी हो सकता है। फॉल्स अजम्पशन मतलब तो कुछ भी आएगा ना रिजल्ट, ज़रूरी नहीं कि हमेशा ही फॉल्स आए, ये समझने की बात है। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि हमेशा ही फॉल्स आए। सर अजम्पशन अगर गलत है तो सही रिजल्ट कैसे आ सकता है? नहीं तो तुम समझ नहीं रहे एक्चुअल में सही रिजल्ट्स कैसे हैं। बहुत सारे होते हैं दुनिया में, बहुत सारे। तो अगर तुम मान लेते हैं, जैसे कि मैं बताऊं, कोलंबस निकला था भारत की खोज में, तो पहुंच गया अमेरिका, तो उसका जो रूट था वो अजम्पशन तो गलत थी, बट जो उसको चीज़ अचीव हुआ ना, उसको रिजल्ट मिला कि नहीं मिला? उसको रिजल्ट मिला अमेरिका के फॉर्म में। ठीक है, तो सही पाथ कैसा है, बहुत सारी रहती हैं, सही पाथ बोलता हूँ, सही जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत सारे हैं ना दुनिया में। मान लेते हैं तुम इंटीजर की खोज करने निकले थे और पहुंच गए नेचुरल नंबर्स पर, समझे? तो कुछ मिला कि नहीं मिला, ये है रिजल्ट, समझे? तो अगर तुम्हारा अजम्पशन कुछ फॉल्स है तो ज़रूरी नहीं कि उससे आने वाला जो रिजल्ट है वो गलत ही होगा, वो हो सकता है सही हो। तुम जानते हो कि नहीं है वो सब, ये सब उस पर कोई बातचीत नहीं हो रही है, पर हो सकता है कि वो सही हो। जैसे लेट्स से अगर तुमने इसका सबसे आसान, चलो कोलंबस वाला उदाहरण तुम छोड़ो, जाने दो। लेट्स से अगर तुम कोई मैथमेटिकल डेरिवेशन कर रहे हो, तुम्हारा एक अजम्पशन ही गलत है, लेकिन जो रिजल्ट आया पता चला वो दुनिया की सबसे बड़ी आज तक का जो फाइंडिंग है, दुनिया की सबसे इंपॉर्टेंट फाइंडिंग को तुमने कर डाली गलत अजम्पन से स्टार्ट करते हुए। मेरे को एक बात बताओ, अगर एक नर्सरी के बच्चे को सादा कोई अजम्पन वगैरह दे दो तो वो कुछ लेगा, ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉल, ऐसा करते करते उसने लिख दिया E = MC², ऐसा। अब बता, दुनिया हिल गई है कि नहीं? मान लेते हैं कोई एक बच्चा है, ठीक है क्या, वो मैमी पोको पैंट्स है ना, तो लेट्स से वो लिख रहा है A फॉर एप्पल बी फॉर बॉल, ऐसा लिखते लिखते ऐसा वो बोल रहा है कि अब मैं दुनिया की सबसे, वो उससे बोला भी नहीं जा रहा डेरिवेशन और ये सब, उससे बोला भी नहीं जा रहा, तो वो बोल रहा है कि लेकिन कैसा, तोतली भाषा में अपनी, कि मैं देखो क्या खतरनाक डेरिवेशन कर रहा हूँ। उसने लिखते लिखते अंटे शंटे कुछ भी लिख दिया E = MC²। तो हो सकता है कि नहीं हो सकता? उसको भले पता भी ना हो कि E क्या है, M क्या है, C क्या है, स्क्वायर क्या होता है, उसको तो ये सब भी नहीं पता, लेकिन लिख दिया उसने, समझे? तो गलत रिजल्ट, गलत अजम्पशन इसी प्रकार हो सकता है कि तुम्हें कुछ विस्फोटक सही रिजल्ट भी दे दे। अब विस्फोटक है कितना है वो तो खैर बात की बात है, लेकिन हो सकता है
कि उसकी अपन विस्फोटकता पे तो बात नहीं कर रहे ना, कितना इंपॉर्टेंट है मैनकाइंड के लिए, है या नहीं है, क्या है, अपन सही गलत पे बात कर रहे हैं। तो उससे कोई रिजल्ट आ सकता है या नहीं भी आ सकता है, ठीक है, ये समझने लायक बात है। तो उसमें जो फॉल्स अजम्पशन है दैट कैन गिव यू एनी रिजल्ट, बट ट्रू अजम्पशन विल ऑलवेज गिव यू ट्रू रिजल्ट ओनली। जैसे अपने जो बाबा जी हुए आइंस्टाइन, उन्होंने जब शुरुआती अजम्पशंस ली थी, या फिर वैसे तो ऐसा कहा जाता है कि आइंस्टाइन ने एक्चुअल में इंट्यूशन से दे दिया था वो E=mc² विदाउट एनी फॉर्मल डेरिवेशन। जैसे रामानुजन वगैरह ने भी बहुत सारे अपने जो उनके रफ नोट्स वगैरह जो अभी मिलते हैं, मिले हैं इनफैक्ट, तो उसमें वो चीज़ें इस तरह की उन्होंने रफ वर्क में लिखी हुई है बाय इंट्यूशन, जिसको डिराइव करने में लोगों को 100 साल लग रहे हैं, है ना। तो तो खैर हाँ, अपन मुद्दे से भटक रहे हैं। इसमें मेरा ये कहना है कि अगर तुम्हारा अजम्पशन अगर ट्रू है, जैसे अगर कोई एक मैथमेटिशियन है, वो जाहिर सी बात है कुछ अगर ट्रू, अगर उसने कुछ सही सही लॉजिकल अगर अजम्पशंस किए हैं, तो उस ट्रूथ वाली पाथ को फॉलो करते हुए ट्रू अजम्पशन स्टार्ट किया उसने, फिर अगली विदाउट एनी कैलकुलेशन मिस्टेक सेकंड स्टेप की, थर्ड स्टेप की, फोर्थ स्टेप की, ऐसा करते करते अगर वो लेट से 1000वीं स्टेप तक पहुंच गया, तो अगर सारी स्टेप्स अगर सही हैं, अजम्पशन भी ट्रू था, सारी स्टेप्स भी सही हैं, तो कोई ह्यूमन एरर अगर नहीं है, तो जाहिर सी बात है लास्ट वाला जो स्टेप आएगा उसका वो ट्रू रिजल्ट आएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता ना कि ट्रू अजम्पशन तुम्हें गलत रिजल्ट दे दे, ऐसा नहीं पॉसिबल है। ह्यूमन एरर अपन काउंट नहीं कर रहे ऑब्वियसली, अपन बोल रहे हैं कि मशीन है वो कर रही कैलकुलेशंस, तो ट्रू अजम्पशन लोगे तो ट्रू रिजल्ट ही मिलेगा, ठीक। लेकिन फॉल्स अजम्पशन लोगे तो ज़रूरी नहीं कि तुम्हें एक फॉल्स रिजल्ट ही मिले। हाँ, जो तुम रिजल्ट चाह रहे हो वो ज़रूरी नहीं कि वो तुम्हें मिल जाएगा, लेकिन हो सकता है कोई एक रैंडम रिजल्ट मिले जो कि ट्रू हो, समझ गए। हो सकता है फूल पत्ती वनस्पति पे तुम कुछ रिसर्च कर रहे थे और तुमको लेट से ईंट पत्थर पे कुछ एक इम्पॉर्टेंट डिराइवेशन हो गई, तब फिर क्या बोलोगे। वही हो गया ना वो बच्चे वाला सीन, वो बच्चा लिख रहा था A फॉर एप्पल B फॉर बॉल, अचानक से लिख दिया E=mc², ऐसा अब क्या बोलोगे। तो वो तो अंटिशंट अजम्पशन से भी कुछ भी आ सकता है ना, सही वाला रिजल्ट हो सकता है ठुक गया, ठीक है। मान लेते तुम फूल पत्ती वाले कुछ इक्वेशंस डिराइव कर रहे थे और एक पत्थर से रिलेटेड एक कुछ इंपॉर्टेंट इक्वेशन लिख डाली तुमने, है ना। तो फॉल्स अजम्पशन मे गिव एनी रिजल्ट, ट्रू और फॉल्स, ठीक है, बट ट्रू अजम्पशन विल ऑलवेज गिव यू ट्रू रिजल्ट्स, ठीक है, सॉलिड रिजल्ट्स, है ना। इस चीज़ को पहले लिखवा दूंगा। फॉल्स अजम्पशन may give any result, ट्रू या फिर फॉल्स, ठीक। ट्रू assumption will always give true result, ठीक है। तो लेट्स से तुम्हारे पास P इम्प्लाइज Q है, उसको रीड कैसे करोगे। जैसे तुम्हारे पास लेट्स से ऐसा कुछ है, P है मान लेते हैं नंबर N, इज डिविजिबल बाय 3। Q है अपने पास द सम ऑफ डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 3, ठीक। अच्छा, तो P इम्प्लाइज Q, इसका मीनिंग क्या होगा। इफ, समझे, if P then Q, that is if a number n is divisible by 3, then
the sum of digits in number n is divisible by 3। समझ गए? अच्छा, लेट्स से अगर तुम्हारे पास ऐसा लिखा है, इफ देयर इज नो कूल ब्रीज देन द नाइट इज हॉट। है ना, इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है। तो देयर इज कूल ब्रीज है ना। अच्छा, अभी देयर इज नो वाला तो नेगेशन अभी तुमने पढ़ा नहीं है, तो लेट्स से मैं उठा लेता हूँ यहाँ से। देखो, मैं ऐसा ले लेता हूँ, देयर इज नो कूल ब्रीज, और दूसरा जो स्टेटमेंट है ये ले लेते हैं, द नाइट इज हॉट। ठीक, तो ये चीज़ बड़ी आसानी से फिर तुम लिख सकते हो, सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ द अबव मैथमेटिकल स्टेटमेंट। ठीक, अगर P होता है तो Q हो। ठीक है बात? अच्छा, तो एक बात का ही बस तुम्हें ध्यान रखना है। लेट्स से अगर मेरे पास P अगर है तो Q ऑटोमेटिकली हो जाता है, समझे? जैसे अगर उसको मैं तुम्हें दिखाऊं ऐसे, ये P है, ये Q है, समझ गए? तो इसका मतलब क्या है? इसका मीनिंग है Q is a subset of P. This is what P implies Q means, कि अगर P हुआ तो Q पक्का होगा। समझ गए? ठीक, अच्छा, if P is happening, ठीक, तो ये बात, तो जो सबसेट वाली चीज़ है वो एक्चुअल में इम्प्लाई हो रही है इससे। ठीक, अच्छा, तो जैसे यहाँ देखो, ये वाली जो चीज़ है ना, ये मसाला, ये फॉल्स रहेगा हमेशा, क्योंकि ट्रू अजम्पशन जो है वो कभी भी फॉल्स आउटपुट, फॉल्स रिजल्ट नहीं दे सकता। ठीक है, इसको मैं इस तरह से याद रखता हूँ, या फिर कुछ तो लोग इसको सेट्स की भाषा में इस तरह से याद रख सकते हैं। सेट्स वाली भाषा छोड़ो, तुम उसमें ऐसा रखा करो कि भाई ये अगर तुम्हारा है इफ़ वाला पार्ट, ये जैसे है इफ़ वाला पार्ट, समझे? इफ़ अजम्पशन वाला पार्ट, ठीक, ये वाला पार्ट कौन सा है? ये है देन रिजल्ट वाला पार्ट, समझे? तो ध्यान रखो, ट्रू अजम्पशन कैन नेवर गिव फॉल्स रिजल्ट, तो ये चीज़ फॉल्स रहेगी बस, बाकी ट्रू हो सकता है, समझे? तो ट्रू से खाली ट्रू ही पॉसिबल है, फॉल्स से दोनों चीज़ें पॉसिबल हैं। ठीक, ये ट्रू रहेगा, बाकी सब ट्रू रहेंगे, ये एक बस फॉल्स रहेगा। ठीक है, ध्यान रखना। अच्छा, इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है बताने लायक। अगर मैं इसकी ट्रूथ टेबल बनाऊं
ठीक है, देख लेते हैं। टी टी एफ एफ। नॉट क्यू अभी तुमने पढ़ा नहीं, नेगेशन के बाद चलो इसको हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। अभी इसको रहने देते हैं, नेगेशन जब पढ़ लेंगे तब उसके बाद डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए जो अंग्रेज़ी का स्टेटमेंट यूज़ किया जाएगा दैट विल बी इम्प्लाइज, ठीक है। इसके कुछ अदर वर्ड्स जो तुम्हें पता रहने चाहिए, ठीक है, वो तुम देख लो। P implies Q, ये तो रेगुलर हो गया, तो रेगुलर है ना। तो उसके अलावा इफ़ P then Q, ऐसा भी इसको बोला जा सकता है, Q whenever P, ठीक। मतलब जब जब मतलब Q होगा ही होगा जब जब P होगा, तो इसका मतलब क्या हो गया कि Q इज़ अ सबसेट ऑफ P। इसका मतलब क्या होगा, ऐसा, ठीक है। ठीक है बात। अच्छा, इसके अलावा ये भी तुम्हारा P इम्प्लाइज Q ही है, समझ रहे हो। ओनली इफ़, ध्यान रखना, इसका भी वही मतलब है कि अगर P होगा तभी Q हो सकता है, ठीक है। P is sufficient for Q, अगर P हो रहा है तो ऑब्वियसली Q हो रहा है ना, ये तो ठीक है। Q is necessary for P, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। Sufficient condition for Q is P। Q follows from P, ठीक है। ये एक्चुअल में तुम्हें ऐसा लिखना चाहिए यार, ऐसा रहेगा, Q ओनली इफ P, समझे, ठीक है, ऐसा होना चाहिए। मतलब अगर P रहा तो Q होगा, ठीक है। अगर मैं उसको उल्टा लिखता, ठीक है, ठीक है, Q ओनली इफ P, ठीक है सब कुछ। तो इसके बाद देखो, अगले लॉजिकल कनेक्टिव की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, विच इज़ बाई कंडीशनल, ठीक है।
बाई कंडीशनल या फिर इसे डबल इम्प्लीकेशन भी कहा जाता है। इसका जो सिंबल है दिस इज ये या फिर ऐसा है ना। इसका जो इंग्लिश स्टेटमेंट में तुम इस्तेमाल होते हुए जब देखोगे तो ऐसा लिखते हैं इसको, इफ़ एंड ओनली इफ़। ठीक है, अच्छा। तो इसका जो मीनिंग है, बेसिक मीनिंग वो रहता है इक्वालिटी से। जैसे P अगर Q के इक्वलेंट है ना, ठीक है, P अगर Q के इक्वलेंट है, मतलब अगर P हो रहा है तो Q भी होगा और Q हो रहा है तो P भी होगा, ऐसा। तो ऐसा तभी हो सकता है जब दोनों साइड्स इक्वल हो, समझ गए? ठीक है, ऐसा तभी हो सकता है जब दोनों साइड्स इक्वल हो। इसका बेसिक मीनिंग रहता है ये, इसका बेसिक मीनिंग है, समझ रहे? मतलब इफ़ P देन Q एंड इफ़ Q देन P, ऐसा। ठीक है, ये इसका बेसिक मीनिंग है। ठीक, तो इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, ठीक है। अच्छा, इसमें ये बात ध्यान में रखना, फॉर डबल implication other words are if and only if, तो हम लोग डिस्कस कर चुके। P implies Q एंड Q implies P, ये एक हो गया। इसके लिए दूसरा जो लैंग्वेज यूज़ की जा सकती है वो ये, P implies and implied by Q। बहुत ही सादे सादे इंग्लिश लैंग्वेज के स्टेटमेंट्स हैं, कोई कठिन नहीं है ऐसा। P इज़ नेसेसरी and sufficient condition for Q। ठीक है, सफिशिएंट, हाँ ठीक है। तो मतलब P अगर होगा, P का होना ज़रूरी है Q के होने के लिए, ठीक है। तो ये हो जाता है P implies Q। और सफिशिएंट कंडीशन का मतलब क्या है, उल्टा भी सही है, मतलब Q अगर रहेगा, ठीक है, सफिशिएंट कंडीशन का मतलब कैसा है कि अगर Q अगर होगा तो P भी हो जाएगा, समझे? इसी के जैसा अगर ऐसा भी अगर लिखा हुआ है, Q इज़ नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर P, ठीक। तो ये जहाँ भी ये वर्ड तुम देखो नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, तो समझ जाइयो कि किसकी बात चल रही है, डबल इम्प्लीकेशन की, ठीक है। अच्छा, डबल इम्प्लीकेशन नाम इसीलिए पड़ा है क्योंकि ये देख रहे हो ना, एक इम्प्लीकेशन ये, एक इम्प्लीकेशन ये, ऐसा, ठीक, ओके। तो यहाँ जैसे मैं तुम्हें एक एग्जांपल लेकर दिखाऊं, P मान लेते हैं 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर,
क्यू है लेट्स से 3 पॉइंट्स लाई ऑन अ लाइन, ठीक। तो ये जो चीज़ होगी इसका क्या मतलब रहेगा, 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर if and only if they lie on the same line, ठीक है। अच्छा, तो अब ये ट्रू कब होगा, फॉल्स कब होगा, इसके बारे में अगर बातचीत अगर हमें करनी है, पहली बात तो ये एग्जांपल तो क्लियर ही है मेरे ख्याल में तुम्हें कि जो स्टेटमेंट हम लोगों ने बनाया, जो कंपाउंड स्टेटमेंट बनाया है ना, वो दोनों साइड से ट्रू है, दिख रहे हो, मतलब दोनों साइड से, मतलब कि भाई 3 पॉइंट्स कोलिनियर होंगे कब, जब तीनों पॉइंट्स एक लाइन पर लाई करेंगे। इसका उल्टा भी ट्रू है, अगर तीनों पॉइंट्स अगर एक लाइन पर लाई करते हैं तो कोलिनियर कहलाते हैं, ठीक है, ऐसा। तो ये रहता है डबल इम्प्लीकेशन का मीनिंग, ठीक है। तो उसमें एक बात तुम समझो, जैसे अगर तुम उसका ट्रूथ टेबल अगर बनाने जाओगे तो पी क्यू इस प्रकार से बना सकते हो, ठीक है, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ऐसा कुछ। तो इसमें ये फॉल्स हो जाएगा, बाकी सब तो ट्रू है, ठीक। और Q इम्प्लाइज P ट्रू से फॉल्स की तरफ जब जाएगा तब फॉल्स होगा, बाकी तो सब ट्रू है, जैसा कि तुम्हें पहले बताया जा चुका है। अब दोनों का जब तुम एंड करोगे, देखो यहाँ ट्रू है, बाकी सब फॉल्स हो जाएगा, कहाँ, ठीक है, बाकी सब फॉल्स हो जाएगा, लेकिन ऐसा होना तो नहीं चाहिए यार। ट्रू से फॉल्स की तरफ बाकी सारे ट्रू, ठीक है। अच्छा, P से ओके ओके, ये मैंने कैसे फॉल्स कर दिया, ये भी तो ट्रू है, ये भी ट्रू होगा, ठीक है। अच्छा, बाकी सारे फॉल्स हो जाएंगे, वो एक थोड़ा सा सिली मिस्टेक हो गई, ठीक। अच्छा, तो यहाँ देखो, अब देखो देखने लायक बात ये है कि जब जब ट्रूथ वैल्यू इनपुट्स की सेम है, या तो ट्रू ट्रू या तो फॉल्स फॉल्स, समझ गए, तब तब ये साला ट्रू आता है, ठीक है। तो इस तरह से इसको याद रखा जा सकता है, द ट्रूथ वैल्यू इज सेम, ठीक। इफ़ P एंड Q बोथ हैव द सेम ट्रूथ वैल्यू देन इट इज़ ट्रू, अदरवाइज फॉल्स, ठीक है। इस चीज़ को याद रखने का ये एक तरीका है। समझ रहे हो बात, अगर P और Q दोनों के ट्रूथ वैल्यूज़ अगर सेम हैं तो ही ये ट्रू देगा तुमको, ठीक। अच्छा, मतलब कैसा है दिक्कत, ऑब्वियसली देखो कैसा होता है, मान लेते हैं अब एंड की बात है, तो एंड में दोनों जब तक ट्रू नहीं होंगे तब तक है तो ट्रू मिलेगा नहीं,
ठीक। खैर छोड़ो ना यार, ये सब एनालिसिस करके क्या मतलब है ना। इसमें फालतू इसकी बाल की खाल निकाल के क्या मतलब है। ये चीज़ दिमाग में रखो, जब दोनों ट्रू मिलते हैं तब क्या रहेगा। ठीक है। ठीक है, ये चीज़ देखो, इसीलिए ऐसा आ रही है बिकॉज अगर ट्रू फॉल्स की जोड़ी अगर तुमने बनाई, समझे, तो एंड है, दोनों को ट्रू रहना पड़ेगा। देखो यहाँ पर तो मैं बता दूँ, वही मैं बता रहा था कि भाई ऐसा हो क्यों रहा है। देखो एंड है ना, तो इसको भी ट्रू रहना है, इसको भी ट्रू रहना है। अगर ये चीज़ ट्रू है तो दोनों को ट्रू रहना पड़ेगा। तो अगर पी या क्यू में कोई भी अगर एक डिफरेंट हो गया, मानते हैं अगर दोनों ट्रू ट्रू अगर नहीं रहे, दोनों फॉल्स फॉल्स अगर नहीं रहे, तो क्या होगा देखो मैं बताता हूँ। अगर पी ट्रू है और क्यू फॉल्स है तो उसमें ट्रू से फॉल्स पहले ही फॉल्स हो गया, समझ रहे हो। जैसे पी ट्रू है, क्यू लेट से फॉल्स है, तो ट्रू से फॉल्स ये चीज़ तो क्या रहेगी तुम्हारे पास, फॉल्स हो जाएगी, ये तो कचरा हो जाएगा। और अगर तुम पी को अगर ट्रू लेते हो, सॉरी फॉल्स लेते हो, क्यू को अगर ट्रू लेते हो, तो क्या हो जाएगा, जब क्यू इम्प्लाइज पी तुम करोगे, समझे, तो ये चीज़ अगेन फॉल्स आ जाएगी, ये फिर कचरा हो जाएगा। ठीक है। तो अगर दोनों में से अगर दोनों को अगर तुम्हें दोनों को अगर तुम सेम सेम नहीं रख पाए, ट्रू ट्रू या फॉल्स फॉल्स अगर नहीं रख पाए, ट्रू फॉल्स की जोड़ी आ गई, क्या होगा, हो सकता है पहले पी इम्प्लाइज क्यू में तुम बच जाओ, दूसरे वाले में क्यू इम्प्लाइज पी आना ही है, तो उसमें फंस जाओगे, समझे। क्योंकि अगर मान लेते हैं फॉल्स इम्प्लाइज ट्रू, ये चीज़ से अगर तुम बच भी गए तो अगले वाले में एंड में वो ट्रू इम्प्लाइज फॉल्स तो है ही है। ठीक है ना, तो ये इसका रीज़न है, कॉमन सेंस। ठीक है। अच्छा, तो डबल इम्प्लीकेशन मेरे ख्याल में बहुत अच्छे से क्लियर है। इसके आगे बढ़ा जाए और आखिरी जो तुम्हारे पास लॉजिकल कनेक्टिव है नेगेशन, उसको देख लेते हैं हम। ठीक है, सबसे आसान है। तो ये नॉट भी कहलाता है। अच्छा, इसका जो सिंबल है दैट इज़ दिस, ऐसा एक टिल्डे बोलते हैं इसको, टिल्डे, TILDE, टिल्डे। इसको रीड कैसे करोगे, नॉट। ठीक, नेगेशन, नॉट। अच्छा, तो नेगेशन लिखने के तो एक अलग ही कैटेगरी ऑफ सवाल है, बहुत मज़ेदार, बहुत मज़ेदार। और उसमें तुम उसको ऐसे भी बोल सकते हो कि इट इज़ नॉट ट्रू दैट, इट इज़ फॉल्स दैट ना। ये इसके इंग्लिश लैंग्वेज का यूसेज है। ठीक, द नेगेशन ऑफ अ स्टेटमेंट कैन बी गिवन एज ऐसा, इट इज़ नॉट ट्रू दैट, या फिर इट इज़ फॉल्स दैट। ठीक है, ऐसे ऐसे तुम दे सकते हो। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से पी एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है दैट 2 इज़ अ प्राइम नंबर। तो नॉट पी क्या हो जाएगा, 2 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। ये सिंपल साधारण, दिस इज़ नथिंग बट कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। ठीक है, तुम उसको ऐसे ही बोल सकते हो, इट इज़ नॉट ट्रू दैट 2 इज़ अ प्राइम नंबर।
इसको ऐसे ही बोला जा सकता है, इट इज़ फॉल्स दैट 2 इज़ अ प्राइम नंबर। ठीक है, अच्छा ध्यान रखना, अगर P ट्रू है तो नॉट P कैसे ट्रू रह सकता है? मतलब भाई सन राइजेज इन द ईस्ट, तो अगर ये बात सत्य है तो सन डज नॉट राइजेज इन द ईस्ट, सन डज नॉट राइज इन द ईस्ट, ये बात जाहिर सी बात है फॉल्स होगी। ठीक, तो ये बेसिकली कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट। जैसे अगर मैं कहता हूँ ये मेरा पूरा यूनिवर्सल सेट है, ये लेट से मेरा P है, तो नॉट P बेसिकली ये वाला जोन है। ठीक, दिस इज़ नॉट P। ठीक, तो दिस इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट P। ठीक है, तो इसमें P नॉट P, ये अगर ट्रू है तो ये फॉल्स होगा, ये फॉल्स है तो ये ट्रू होगा। सबसे सिंपलेस्ट ट्रूथ टेबल इसी का है, मस्त। ध्यान रखना, नॉट डबल नेगेशन अगर तुम करते हो किसी चीज़ का तो तुम्हें वही वापस से वही चीज़ मिल जाएगी। ठीक है, नेगेशन ऑफ अ स्टेटमेंट इज द स्टेटमेंट इटसेल्फ। ठीक, नेगेशन ऑफ अ स्टेटमेंट ठीक है, ये यूनिरी ऑपरेटर भी है क्योंकि ये सिंगल स्टेटमेंट पर वर्क करता है, इसीलिए इसे यूनिरी ऑपरेशन भी कहा जाता है। समझ गए? ठीक, बिकॉज इट ऑपरेट्स ऑन अ सिंगल लॉजिकल स्टेटमेंट। ठीक है, अच्छा, तो अब तुम्हारे जो पांचों लॉजिकल कनेक्टिव्स हैं वो सारे के सारे तो डिस्कस हो गए हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं थोड़ा बताना चाह रहा था, और वो मेरे को थोड़ा सा उसमें, एक मिनट, देखो ये जो चीज़ है ना तुम्हारे पास, ठीक है, इसको तुम ऐसा भी लिख सकते हो, बहुत काम की चीज़ है ये। और भी कुछ कुछ रूल्स हैं, वो रूल्स भी मैं तुम्हें है ना सिखा ही दूँ सोच रहा हूँ इस वीडियो में। ठीक है, चलो उसको नेक्स्ट वीडियो में फिर कभी कवर करेंगे। खैर, तो ये जो रूल है ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, इसको तुम चेक कैसे कर सकते हो? ट्रूथ टेबल के बाद P इम्प्लाइज Q, एक हो गया नॉट P और नॉट P यूनियन Q। ठीक है, इसमें तुम देखो जो ट्रू फॉल्स वाला पेयर है वही बस नहीं हो सकता P इम्प्लाइज Q में, बाकी तो सब हो सकते हैं। ठीक, नॉट P कैसा हो जाएगा? उलट दो P को, F T। ठीक, अच्छा, तो नॉट P और Q का अगर तुम्हें यूनियन करना है
तो कैसा हो जाएगा, अनलेस एंटिल दोनों फॉल्स नहीं हो तुम्हारे पास फॉल्स तो आ नहीं सकता। ठीक है, तो पहला वाला तो हो गया ट्रू, दूसरा वाला हो गया फॉल्स, तीसरा वाला हो गया ट्रू, चौथा वाला हो जाएगा ट्रू अगेन। तो जैसा कि तुम देख पा रहे हो, इसको देखो, दिस इज सेम एज दिस, सेम दिख रहा है क्या? तो दोनों की जो ट्रूथ टेबल वैल्यूज़ हैं वो एकदम सेम होने की वजह से मैं ऐसा कह सकता हूँ कि P इम्प्लाइज Q इज इक्वलेंट टू नॉट P यूनियन Q। समझ गए? तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रिज़ल्ट है, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, अलजेब्रा के टाइम पे काम आता है। आगे वाले वीडियोस में हम लोग इसका भरपूर इस्तेमाल करेंगे, भरपूर मतलब भरपूर। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखोगे इस चीज़ का। अच्छा, लॉस तो वैसे और भी हैं, काफ़ी सारे हैं, उसकी एक लिस्ट मैं तुम्हें बनवा कर दे दूँगा, ठीक है, अगले आने वाले वीडियोस में। अभी लेकिन फ़िलहाल जो लॉजिकल कनेक्टिव्स को तुम्हें इंट्रोड्यूस कराना था मुझे, वो मैं करवा चुका, ठीक है। तो उसमें सबके ट्रूथ टेबल्स भी तुम्हें मैं बता चुका हूँ, और इनफैक्ट मैं सभी का जो करस्पॉन्डिंग सेट्स हैं सेट थ्योरी वाले, वो भी तुम्हें दे चुका हूँ कि भाई कंजंक्शन मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, डिसजंक्शन मतलब यूनियन ऑफ टू सेट्स, नेगेशन इज कॉम्प्लीमेंट, बाई कंडीशनल मतलब इक्वलिटी ऑफ टू सेट्स। ठीक, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं बहुत अच्छे से, ठीक है। अच्छा, समरी अगर देखना चाहो तो इस प्रकार से देख सकते हो। जो ये है, दिस विल बी ट्रू इफ बोथ ट्रू, समझे। अच्छा, इसके अलावा अपन ने ये देखा फॉल्स इफ बोथ फॉल्स, ठीक है। फिर हमने देखा P implies Q, false if P is true and Q is false, ठीक है, cause true assumption can't imply false result, ठीक है। इसके अलावा हम लोगों ने देखा डबल इम्प्लीकेशन, ट्रू फॉर सेम ट्रूथ वैल्यूज, फिर नेगेशन देखा अपन ने, ट्रू फॉर फॉल्स एंड वाइस वर्सा, ठीक है। ठीक, ये अभी तक की जो भी कुछ हम लोगों ने पढ़ा उसकी समरी रही। तो इस वीडियो को यहाँ पर समाप्त किया जाए। जो तुम्हारे ट्रूथ टेबल्स हैं उसको एक बार अच्छे से देख लेना, रिवाइज़ कर लेना, और किस प्रकार से ट्रूथ टेबल्स तुम और भी क्रिएट कर सकते हो वो भी देख लेना, ठीक है। ये देख रहे हो ना मैंने किस प्रकार से किया। जैसे अगर इसका ट्रूथ टेबल अगर मुझे बनाना है तो मैं किस प्रकार से बनाऊंगा, पहले मैं नॉट पी क्रिएट करूंगा, पी से नॉट पी क्रिएट करूंगा, फिर उसके बाद यूनियन उठा लूँगा उसका क्यू के साथ, ठीक, बस और क्या। तो ट्रूथ टेबल कैसे क्रिएट करना है वो भी तुम सीख चुके हो। वैसे आने वाले वीडियोस में हम लोग कुछ अच्छे अच्छे ट्रूथ टेबल क्रिएट करेंगे, बट वो बहुत ही रेगुलर काम रहता है, मतलब उसमें कुछ ऐसा नया कुछ तुम इनकाउंटर नहीं करने वाले, ठीक है। अब नया इनकाउंटर नहीं करने वाले तो मैं एक तुम्हें अच्छा खासा करके दिखा दूंगा उसको कैसे करते हैं, बस फिर उसके बाद फिर तुम करते रहना अपना, ठीक है। अच्छा, तो अभी इस वीडियो को ओवर किया जाए, ओके।